नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद कोर पेपर 11 से हम आपको एक प्रश्न और कराएंगे। उसके बाद जल्दी से जल्दी कोर पेपर 12 के सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें। इससे पहले हमने 13 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो को आप देख सकते हो। आज हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखने वाले हैं कि मनसबदारी प्रथा क्या होता है। तो चलिए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। मनसबदारी प्रथा मुगल काल में एक प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था था जिसकी शुरुआत अकबर ने किया था। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या स्थान होता है। अगर हम बात करें मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था, तो मुगल काल में एक प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था था जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने किया था अपने शासन काल के दौरान। अगर मनसब बात करें तो मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पद या स्थान। जब किसी को कोई पद दिया जाता है या कोई स्थान दिया जाता है तो मनसब एक शब्द है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मनसब का अर्थ पद या स्थान होता है। अकबर अपने साम्राज्य में बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने सेनापतियों तथा अधिकारियों का पद निर्धारित करता था। यानी कि अकबर अपने शासन काल के दौरान अपने साम्राज्य में शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का पद या स्थान को निर्धारित करता था, है ना, उसे मनसब कहा जाता था। मनसब के अंतर्गत सेनाओं को रखा जाता था। अकबर जिस व्यक्ति को जितना सेनाओं को रखने का मनसब दिया जाता था उतना सेनाओं का नियंत्रण उस मनसबदार को होता था। इन्हें वेतन के रूप में कुछ जागीर दिया जाता था, या तो वेतन दिया जाता था नगद राशि, और वही वेतन से मनसबदार अपने सैनिकों को देता था, और जो बच जाता था वो खुद भी वही वेतन को रखता था। सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी मनसबदारों को उठानी पड़ती थी। मनसब का पद छोटा राजा, जमींदार या जागीरदार को दिया जाता था। मनसब मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण पद था जिसके अंतर्गत सेनाओं पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ऐसे में छोटे व्यक्ति को नहीं दे सकता था मनसब। मनसब किन्हें दिया जाता था? तो जो आसपास के छोटा राजा होता था, या कोई जागीरदार होता था, या कोई बड़ा जमींदार अगर होता है तो उनको अकबर मनसब दे दिया जाता था। यह मनसब 10 व्यक्तियों से शुरू होता था और 5000 तक का मनसब दिया जाता था। फिर आगे चलकर 7000 तक का भी मनसब बढ़ाया गया था। 7000 मनसब में 7000 सैनिकों को रखना पड़ता था, जबकि 10 मनसब में 10 व्यक्तियों को रखना पड़ता था और कम से कम 2 घोड़ों को भी रखना पड़ता था। तो इसी प्रकार से अकबर अपने शासन काल के दौरान सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। मनसब जितना बड़ा होता था उसका वेतन उसी प्रकार से दिया जाता था। यह मनसबदारी व्यवस्था में 500 सैनिकों से लेकर 5000 तक के मनसबदारी दिया जाता था। हालांकि 5000 से 7000 तक का मनसब जागीरदार और छोटे राजा के राजकुमारों को दिया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितना बड़ा मनसब होता था उनको उतना ही वेतन दिया जाता था। जैसे कि अगर 500 का मनसब है तो उस अनुसार से उसको वेतन दिया जाता था मनसबदार को। अगर किसी को 5000 का मनसबदार बनाया है तो उसे उस अनुसार से वेतन दिया जाता था, ताकि वह अपने सैनिकों का वेतन दे सके और जो कुछ बच जाए वह अपना भी जीवन यापन कर सके। उसके बाद हेडिंग बनाना है मनसबदारी व्यवस्था क्या था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा व्यवस्था था जिसके आधार पर अकबर ने अपने साम्राज्य को संपूर्ण भारत में विस्तार किया था। अकबर के साम्राज्य के अगल बगल जितने भी राजा या जमींदार होते थे उन्हें मनसबदारी व्यवस्था सौंप दिया जाता था। अगर हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी। यह एक ऐसा व्यवस्था था जिसके आधार पर अकबर ने अपने साम्राज्य को संपूर्ण भारत में फैलाया था। मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करना। अकबर के साम्राज्य के जितने अगल बगल के छोटे राजा थे, जमींदार थे, उनको मनसबदारी प्रथा दिया जाता था, जो अकबर के अधीन कार्य करता था और सैनिकों पर नियंत्रण रखता था।
इससे अकबर को काफी लाभ होता था। दूसरे पक्ष में जमींदारों और छोटे राजकुमारों को भी इस मनसबदारी व्यवस्था से लाभ होता था। अगर हम बात करें कि मनसबदारी व्यवस्था से किन किन को लाभ होता था, तो दोनों पक्षों का लाभ होता था। अकबर जिसको अपना मनसब बनाता था, जितनी बड़ी मनसब होता था, उस आधार पर उन्हें भूमि दिया जाता था, ताकि उस भूमि से जो टैक्स प्राप्त होता है उससे अपने सैनिकों का वेतन के रूप में दे सके और उसका कुछ भाग खुद के लिए भी बचा सके। अकबर ने जो है जिस व्यक्ति को अपना मनसबदार बनाया था, उस व्यक्ति को जितने व्यक्तियों का मनसब दिया जाता था, उसी अनुसार से उसको जागीर या वेतन दिया जाता था। जागीर क्या होता था? तो जागीर एक ऐसा भूमि होता था जहां से जो है जो भू राजस्व प्राप्त होता था, उस भू राजस्व से मनसबदार अपने सैनिकों को वेतन देता था और जो कुछ बच जाता था वह अपने लिए जो है रख लेता था। मनसबदारी व्यवस्था से दोनों पक्षों को लाभ होता था। लाभ इस प्रकार से होता था कि अकबर जिन्हें अपना मनसब बनाता था, उन्हें सैनिकों को रखने के लिए जागीर देता था, जिससे सैनिकों का वेतन मनसबदार द्वारा दिया जाता था। अगर यहाँ बात करें मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी व्यवस्था में दोनों पक्षों का लाभ होता था। एक तरफ अगर अकबर को लाभ होता था, तो दूसरी तरफ छोटे जमींदार और छोटे शासकों को भी इसका लाभ होता था। इस सैनिकों से मनसबदार अपने किसी भी अभियान में सहायता ले सकता था। साथ ही साथ अकबर द्वारा यह जिम्मेदारी लिया जाता था कि उनके राज्य पर बाहरी आक्रमण होने से उनकी रक्षा किया जाएगा। अगर हम बात करें कि मनसबदारी व्यवस्था से दोनों पक्षों का लाभ कैसे होता था, तो लाभ इस प्रकार से होता था। मान लो अगर अगल बगल के कोई छोटा जमींदार या राजा है जो अकबर के जो है मनसबदारी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, ऐसे स्थिति में अकबर उनसे वादा करता था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण आपके राज्य पर करेगा तो मैं आपको जो है सुरक्षित रखूंगा। इसकी जिम्मेदारी अकबर खुद लेता था। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मनसबदार के श्रेणी। मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। मनसब वे व्यक्ति होते थे जो राज्य के सैनिक या अन्य प्रकार की सेवा करते थे। अगर हम मनसब की बात करें तो मनसबदार उन्हें कहा जाता था जो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत चुने जाते थे। अकबर के समय मनसब में 33 श्रेणियां होती थी। सबसे नीचे का मनसब 10 व्यक्ति का होता था, जिसके अंतर्गत कम से कम 2 घोड़ों को रखना पड़ता था। अगर हम बात करें अकबर के समय मनसब के जो श्रेणी थे वो 33 श्रेणी होते थे। सबसे नीचे का जो मनसब होता था वो 10 व्यक्तियों का होता था और इसके अंतर्गत जो है कम से कम आपको 10 व्यक्ति और 2 घोड़े को रखना पड़ता था। सबसे ऊपर का मनसब 12,000 का होता था। 5,000 से ऊपर के मनसबदार राजकुमारों को दिया जाता था। प्रत्येक मनसबदार उतने सैनिक रखता था जितने का वह मनसबदार होता था। अगर हम बात करें मनसबदार में जो है सबसे ऊंचे जो पद थे वो 12,000 व्यक्तियों का होता था। इसमें जो है मनसबदार को 12,000 सैनिकों को रखना पड़ता था। 5,000 से ऊपर के जो मनसबदार होते थे यह केवल राजकुमारों को दिया जाता था, है ना। जो छोटे जमींदार होते थे उनको 5,000 से नीचे के मनसबदार बनाया जाता था, जबकि जो राजकुमार होते थे उनको 12,000 तक का जो है मनसबदार बनाया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मनसबदारों की नियुक्ति, कि मनसबदारों का जो है नियुक्ति किस प्रकार से होता था। मनसब का नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। यह पद वंशानुगत नहीं था बल्कि योग्यता के आधार पर दिया जाता था। जिसके पास योग्यता होता था उन्हें मनसबदार बना देता था। उनके योग्यता को देखकर ही उनके पद को निर्धारित किया जाता था। अगर हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था की कि मनसबदारों का नियुक्ति कैसे होता था, तो मनसबदारी व्यवस्था में जो है मनसब का नियुक्त जो है सम्राट द्वारा किया जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब ये होता है कि आपके पिताजी का मृत्यु के बाद आप वहां पर जो है मनसबदार बन सकते हो। आपके मृत्यु के बाद आपका बेटा जो है मनसबदार बन सकता है, उसे वंशानुगत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मनसबदार का पद दिया जा रहा था वो वंशानुगत नहीं था बल्कि व्यक्तियों के योग्यता के आधार पर मनसबदार बनाया जा रहा था। जिस व्यक्ति के पास योग्यता होता था उसे मनसब का पद दिया जाता था। जिस व्यक्ति के पास योग्यता नहीं होता था उनको मनसब के पद को नहीं दिया जाता था। उनके योग्यता के आधार पर ही उनको मनसबदार बनाया जाता था। मनसबदार की नियुक्ति करना हो या उसको पद से हटाना हो, यह अधिकार केवल सम्राट के पास होता था। यदि सम्राट किसी मनसबदार के कार्यों से खुश होता था तो उसका दर्जा या पद ऊंचा भी कर सकता था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अगर मनसबदार को नियुक्त करना हो या उसको पद से हटाना हो
ये सभी अधिकार किसके पास था? तो ये सभी अधिकार जो है सम्राट के पास होता था। अगर सम्राट किसी मनसबदार के कार्यों से खुश होता है तो उनके पद को ऊंचा भी बढ़ाया जा सकता है। जिनसे जो है खुश नहीं होता था उनके मनसबदारी व्यवस्था को भी छीन लिया जा सकता था। 7000 का मनसब राजघरानों के लोगों या बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सरदारों जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा अजीज कोका को दिया गया था। सम्राट ने राजकुमारों को ही केवल 12,000 तक का मनसब दिए थे। अगर बात करें मनसबदारी व्यवस्था में तो 5,000 से जो ऊपर का मनसबदारी व्यवस्था था वह केवल जो है राजघरानों के लोगों को दिया जाता था सम्राट द्वारा, जिसमें राजस्थान के राजा जो मान सिंह थे, मिर्जा शाहरुख थे और मिर्जा अजीज कोका थे, उन सभी को जो है अकबर ने 5,000 से अधिक मनसबदारों को रखने की अनुमति दिया था। यह 5,000 से अधिक मनसबदारी व्यवस्था के पद पर रखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मनसबदार के प्रकार। मनसबदार का 2 प्रकार था जिन्हें जात और सवार कहा जाता था। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगर हम बात करें मनसबदार का तो ये 2 प्रकार के होते थे। मनसबदार कितने प्रकार के होते थे? तो 2 प्रकार के होते थे। पहला जो इसका प्रकार था उसको जात कहा जाता था और जो दूसरा प्रकार था उसको सवार कहा जाता था। जात मतलब क्या होता है? जो पैदल सैनिक हो गया, एक प्रकार से जो व्यक्ति हो गया उसको जात कहा गया। सवार उन्हें कहा गया जैसे कि घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, तो उनको सवार कहा जाता था, है ना। तो अकबर के शासन काल के दौरान जो है जो मनसबदारी व्यवस्था था वो 2 प्रकार से था। एक था जात और दूसरा था सवार। एक था पैदल सैनिक और दूसरा था घुड़सवारी सैनिक। इसी में पहला पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा जात यानी व्यक्तिगत मनसब दिया जाता था उन्हें उतने ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकार भी होता था। इस प्रकार से जिस मनसबदार के पास सबसे अधिक व्यक्ति या सैनिक होता था उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। अगर हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था में तो जिस व्यक्ति के पास जितना ऊंचा मनसब होता था, यानी मान लो कोई राजकुमार है जिसको अकबर ने लगभग 7,000 का मनसब दे दिया तो उसके पास जो है अधिक घोड़े रखने की अनुमति होती थी। अगर उनके पास कम सैनिक है तो कम घोड़े रखने की अनुमति थी। तो इस प्रकार से जो है 2 प्रकार के मनसब होते थे, एक थे जात और दूसरा होते थे सवार। जात मतलब व्यक्ति और सवार मतलब घोड़ा। दूसरा जो इसका श्रेणी था वो था अकबर के शासन काल में सबसे छोटा मनसब या पद 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिकार रखने का था। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की संख्या बढ़ाकर 12,000 तक कर दी थी। इस प्रकार से जो मनसबदार अपने जात यानी सिपाहियों से आधी संख्या या आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था वह दूसरे श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था या होता था। अगर हम दूसरे श्रेणी के मनसबदार की बात करें तो दूसरे श्रेणी के मनसबदार में 5,000 तक के सैनिकों को रखा जाता था। इसके अंतर्गत जो है सम्राट द्वारा यह कहा जाता था कि अगर आपके पास 5,000 सैनिक हैं तो आपको कम से कम उसके आधा घोड़े को रखना पड़ेगा, यानी कि आपको 5,000 का मनसब दिया गया है तो कम से कम 2,500 आपको घोड़े रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है जितने सैनिक होते थे उससे आधा या उससे थोड़ा अधिक अगर कोई घोड़ा रखता था तो वह दूसरे श्रेणी में गिनती की जाती थी। तीसरा जो था वो था जिस मनसबदार को अपने जात यानी सिपाहियों से आधे से कम घुड़सवार को रखने का अधिकार था उसे तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। अगर हम बात करें तीसरे श्रेणी के मनसबदार के अंतर्गत तो इसमें सबसे कम सैनिक होते थे और इसमें जितने सैनिक होते थे उससे लगभग आधा से भी कम घोड़े को रखने पड़ते थे। तो ये जो है तीसरे श्रेणी के अंतर्गत आते थे। अब हम लोग जो है जानते हैं मनसबदारों को वेतन किस प्रकार से दिया जाता था। तो आपको हेडिंग बनाना है मनसबदारों का वेतन। मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें नगद में वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के स्थान पर दे दिया जाता था। अगर हम बात करें मुगल मनसबदारों को तो उनको जो है बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाता था। उन्हें जो है कभी कभी नगद वेतन दे दिया जाता था या तो वेतन के रूप में उन्हें कोई जागीर दे दिया जाता था। जागीर वो भूमि होता था जहां से भू राजस्व प्राप्त होता था और वही भू राजस्व से मनसबदार अपने सैनिकों को देता था वेतन और जो बच जाता था वो खुद रख लेता था। मनसबदार को जो वेतन या जागीर दिया जाता था
उन्हीं वेतन से मनसबदार अपने सभी सैनिकों को वेतन देता था। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मनसबदार को जो वेतन या जागीर दिया जाता था सम्राट द्वारा, उन्हीं वेतन से जो है मनसबदार को अपने सैनिकों को देना पड़ता था। घोड़े को खरीदने के लिए खर्च निकालना पड़ता था। हथियार को बनाने में जितने भी खर्च होते थे तो वे सभी खर्च जो है इसी वेतन से निकालना पड़ता था मनसबदार को। और इस वेतन से ही मनसबदार को घोड़सवारों और घोड़ों का खर्च चलाना होता था। इतना होने के बावजूद भी अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी और ठाठ का जीवन गुजारते थे। यानी कि मनसबदारों को जो वेतन या जागीर दिया जाता था, उन्हीं जागीर या वेतन से घोड़े को खरीदते थे, हथियारों को खरीदते थे। उसके बावजूद भी मनसबदारों के पास इतना पैसा बच जाता था जिससे वह अपना जीवन सुखी, खुश और ठाठ से बिता सकते थे। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ी रकम उनको वेतन के रूप में दिया जाता था, क्योंकि उस समय के पैसों की कीमत आज की तुलना में बहुत अधिक थी। और दूसरी बात यह है कि मनसबदार और उनके सैनिकों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को 30,000 रुपये, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को 29,000 रुपये और तृतीय श्रेणी के मनसबदार को 28,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। यानी कि उस समय जो पैसा दिया जाता था मनसबदारों को, आज की तुलना में बहुत अधिक कीमत होती थी उसकी, है ना। यानी कि प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार होते थे उनको उस समय लगभग 30,000 रुपये दिया जाता था, जबकि द्वितीय श्रेणी में जो है मनसबदारों को 29,000 दिया जाता था और तृतीय श्रेणी के मनसबदार को 28,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। उसके बाद आपको अंतिम पॉइंट बनाना है मनसबदारों के कार्य, कि मनसबदारों का क्या कार्य होता था। मनसबदार को सैनिक अभियान में भेजे जा सकते थे। उनका कार्य विद्रोह रोकने और नए प्रदेशों को जीतना होता था। अकबर द्वारा जिन मनसबदार को जो कार्य सौंपे गए थे, उन्हें समय पर उन कार्यों को करना होता था। इन मनसबदारों से सैनिक और प्रशासनिक कार्यों के अलावा साम्राज्य के अन्य कार्यों को भी करवाया जाता था। अगर मनसबदारों के कार्य की बात करें तो मनसबदारों को सैनिक अभियान में भेजा जाता था। इसके अलावा जो है कभी विद्रोह होता था तो उनको रोकने या किसी राज्य के विरुद्ध अगर विद्रोह करना होता था तो इसके लिए जो है मनसबदारों को भेजा जाता था ताकि उस प्रदेश को जीता जा सके। अकबर द्वारा जिस मनसबदार को जो कार्य दिया जाता था, उस कार्य को मनसबदार को समय से पहले करना होता था। अगर वह समय से पहले उस कार्यों को नहीं करता था तो ऐसे स्थिति में जो है सम्राट द्वारा उनके मनसबदारी प्रथा को छीन लिया जाता था। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मनसबदार होते थे उनको जो है युद्ध के समय सैनिक अभियान करने के लिए भी भेजा जाता था, लेकिन जब युद्ध नहीं होता था तो ऐसे स्थिति में जो है मनसबदारों से साम्राज्य के कार्य को भी करवाया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो, मैं आपको जो है अपना कीमती समय दिया हूँ, इससे थोड़ी सी भी आपको सीख मिली है, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।